हेलो स्टूडेंट्स, सेवाओं की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें आज हम विपरीत प्रभार के तहत सेवा की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। विपरीत प्रभार के तहत तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का समय निम्न में से जो तिथि पहले होगी वो होगा। इन दो तिथियों में से जो तिथि पहले होगी, भुगतान की तिथि या बीजक या अन्य कोई दस्तावेज जारी किए जाने के 60 दिन के ठीक पश्चात की तिथि। 60 दिन के ठीक पश्चात की तिथि, तो इन दोनों में से जो भी तिथि होगी, हमें क्वेश्चन में भुगतान की तिथि भी बताई होगी, बीजक या अन्य कोई दस्तावेज जारी किए जाने के 60 दिन के बीजक या अन्य कोई दस्तावेज जिस दिन जारी किया है वो भी तारीख दी होगी, उसके 60 दिन के ठीक पश्चात की तिथि यानी कि 61वें दिन की तिथि। तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो हमारा विपरीत प्रभार के तहत सेवा की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय माना जाएगा। परंतु जहां पर उपरोक्त 1 या 2 के तहत आपूर्ति के समय का निर्धारण करना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी। और इसी प्रकार से संयुक्त उद्यमों द्वारा आपूर्ति की दिशा में जहां सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित हो, वहां आपूर्ति का समय निम्न में से जो भी पहले हो वो होगा। आपूर्ति के प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि और भुगतान की तिथि, इन दोनों में से जो भी होगी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको ये मेरी बात क्लियर होगी। चलिए हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको ये मेरी बात समझ आएगी। आपको विपरीत प्रभार के तहत, ये देखिए, ये एक एग्जांपल है। ये कह रहा है 21वां एग्जांपल है, निम्नलिखित सूचना से प्रत्येक मामले में आपूर्ति के समय का निर्धारण कीजिए, यह मानते हुए कि आपूर्ति की गई सेवाएं, ये देखिए, विपरीत प्रभार के आधार पर कर योग्य है। ये आ गया ना पॉइंट जो आज हमने किया है, सेवाओं का ये क्वेश्चन है और सेवाओं की आपूर्ति की गई है और विपरीत प्रभार के आधार पर की गई है। तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया ये नियम लागू होगा। इन दोनों में से जो तिथि है, भुगतान की तिथि या बीजक या अन्य कोई दस्तावेज जारी करने के ठीक 60वें दिन के पश्चात की तिथि। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कहता है डेट ऑन विच सर्विस प्रोवाइड, सर्विस दी गई अगस्त 6 को। डेट ऑन विच इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, बीजक कब जारी किया है? 6 अगस्त को। तो हमारे लिए ये चीज महत्वपूर्ण है, बीजक जारी है 6 अगस्त को, इसके 61वें दिन की तारीख एक तो वो लेनी है। और पेमेंट मेड बाय द सप्लायर, पेमेंट 3 बार की गई है, एक तो अक्टूबर 3 को, एक अक्टूबर 8 को और एक अगस्त 2 को। तीन केस, तीन क्वेश्चन है, 3 परिस्थितियां। तो विभिन्न परिस्थितियों में, अच्छा ये तो हल होगा, तो देखो देखते ही पता लग जाएगा। फर्स्ट केस में क्या है, पहले केस में है पेमेंट हुई है 3 अक्टूबर को, तो भुगतान की तिथि या बीजक जारी करने से 61वें दिन की तिथि, उन दोनों में से जो पहले होगा। तो ये बीजक जारी हुआ अगस्त 6 को, यदि हम इसमें 61 दिन जोड़ें तो यह तारीख हो जाएगी। ये देखिए, बीजक 6 अगस्त को जारी किया गया और भुगतान 60 दिन के भीतर कर दिया गया, अतः भुगतान की तिथि 30 अक्टूबर, 3 अक्टूबर आपूर्ति की तिथि होगी। यानी कि जो मैंने आपको नियम बताया अभी, इसमें आप यदि आप 61 दिन जोड़ोगे, यदि आप अगस्त 6 में 61 दिन जोड़ोगे तो वो 3 अक्टूबर के बाद पड़ेंगे आप, क्योंकि अगस्त के हो गए 25 दिन और सितंबर के हो गए 30 दिन, 30 और 25 55, और 6 दिन अक्टूबर के, तो 6 तारीख आएगी। 6 अक्टूबर और 3 अक्टूबर में 3 अक्टूबर पहले है, तो पहले केस में जो आपूर्ति का समय होगा वो 3 अक्टूबर होगा। सेकंड केस में अक्टूबर 6 पहले आएगी, बीजिंग जारी करने से जो 60 दिन के पश्चात की तिथि है वो बनती है 6 अक्टूबर, यानी 6 अक्टूबर, और पेमेंट हुई है 8 अक्टूबर को, तो जो 61वें दिन की तिथि है वो पहले है, तो वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। तीसरी परिस्थिति में 6 अगस्त को पेमेंट हुई है, सॉरी बीजक जारी किया है, तो इसमें यदि हम 61 दिन जोड़ें तो 6 अक्टूबर आती है, और पेमेंट हो गई अगस्त 2 को, तो तीसरी परिस्थिति में भुगतान की तिथि पहले आती है, अतः ये जो अगस्त 2 है यही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद वाला करते हैं।
तो इसमें ये इस क्वेश्चन में भुगतान की दो तिथियां दी गई हैं आपको। एक तो डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसेप्शन और एंट्री ऑफ रिसेप्शन ऑफ सर्विसिंग, ये एक वो जो ये लेखा पुस्तकों में भुगतान की प्रविष्टि की तिथि है। तो इन दोनों में जो तिथि पहले होती है वो आपको पता भुगतान की तिथि मानी जाती है, और सर्विस इस दिन की, बिल इस दिन जारी किया। तो ये आपको अपने आप करना है। आपको मैंने आपको बता दिया कि रूल्स क्या है। भुगतान की तिथि या बीजक या अन्य कोई दस्तावेज जारी करने से 60 दिन के पश्चात की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले होगा। तो बीजक जारी इस तारीख को किया है। आपको इन चारों केसेस में, पांचों केस में, इन पांचों परिस्थितियों में आपको बीजक जारी करने से 61वें दिन की तारीख निकालनी है, और भुगतान की तिथि इन दोनों में से जो पहले होगी वो है। आपको उनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके दोनों में से जो भी पहले आएगा वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो ये सॉल्यूशन दे दिया है। एक नई चीज बता दूं आपको मैं, ये जो पहला वाला 4 नंबर पॉइंट है, ये कह रहा है क्रमांक संख्या 4 में सेवाएं भारत के बाहर स्थित संबद्ध उपक्रम से प्राप्त की गई है। तो ये जो मैंने आपको नीचे नियम बताया था ये वाला एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ये वाला ये जो भारत के बाहर से जो संयुक्त उद्यम है, जो भारत के बाहर स्थित हो, वहां आपूर्ति का समय निम्नलिखित में से जो भी पहले हो, ये वाला नियम लागू होगा। यानी कि प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि और भुगतान की तिथि, इन दोनों में से जो पहले हो, यह नियम एप्लीकेबल होगा नंबर 4 में। इस केस में ये वाला नियम लागू होगा। और 5 में कह रहा है क्रमांक संख्या 5 में सेवाएं अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त की गई हैं जिससे न तो बीजक जारी किया गया है और न ही उसे भुगतान किया गया। तो 5 नंबर में क्या चीज है, देखिए, ये देखिए, इस पे वो रूल लागू नहीं हो रहे हैं, ये वाले नियम लागू नहीं हो रहे हैं। ना तो ये नियम लागू हो रहे हैं ना ये, क्योंकि भुगतान नंबर 5.5 में ये भुगतान की तिथि और ये सब नहीं दी गई। तो इसने कहा है परंतु जहां उपरोक्त फर्स्ट या सेकंड के तहत आपूर्ति के समय का निर्धारण करना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि ही आपूर्ति का समय कहलाती है। तो ये जो 5 नंबर परिस्थिति है देखो आपके सामने है, ये बीटेक जारी करने की तिथि नहीं बताई, केवल ये 2 सूचनाएं दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त 1 और उपरोक्त 2 से आपूर्ति के समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्त करता है उसकी लेखा पुस्तकों में जो प्रविष्टि की तिथि होती है वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती है। ठीक है जी, अब चलिए आगे चलते हैं अपने। अब इसके बाद कई बार क्या होता है, आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यदि ग्राहक प्रतिफल का भुगतान देरी से करता है तो समझौते के अनुसार ग्राहक को ब्याज, पेनल्टी या लेट पेमेंट के कारण कुछ अतिरिक्त भुगतान पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता को ऐसी राशि प्राप्त हुई है, जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, जिस तारीख को वो प्राप्त होती है वही तिथि उस बढ़ी हुई राशि के लिए आपूर्ति का समय कहलाती है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल होगा कोई, इसका एग्जांपल, चलिए आगे देखेंगे हम। इस बात को याद रखें आप कि यदि आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो जिस दिन वो बढ़ी हुई राशि या वृद्धि हुई राशि प्राप्त होती है वो तिथि उसकी क्या मानी जाती है, आपूर्ति का समय कहलाती है। अब कई बार क्वेश्चन में हमें कर की दर में परिवर्तन कर दिया जाता है, कर की दर में परिवर्तन। तो इसकी 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि माल या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पहले ही कर दी गई हो, माल या सेवा की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पहले ही कर दी गई हो, तो अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन सी दर लगेगी। तो अब ये नया टॉपिक है,
कर की दर में परिवर्तन से संबंधित। कई बार क्या होता है, माल या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर की दर में परिवर्तन हो जाता है। जीएसटी की जो रेट है उसमें यदि परिवर्तन हो जाए, तो ये सेक्शन है 12 और 13। तो चाहे धारा 12 या 13 में कुछ भी दिया हो, यदि माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर की दर में यदि परिवर्तन हो जाता है, तो आपूर्ति का जो समय है वो निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि इससे संबंधित जो भी परिवर्तन है, तो इसके दो पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर ए और नीचे अगले पेज पे पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर ए कर रहे हैं, इसमें क्या है, यदि माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति, यदि माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने से पहले कर दी गई हो, यानी कि माल या सेवा दोनों की सप्लाई पहले कर दी हो और कर की दर में परिवर्तन बाद में हुआ हो, तो क्या करेंगे। तो ये इसकी 3 परिस्थितियां हैं। सिंपल सी बात ये है, ये जो नोट दिया मैंने, यदि बीजक जारी करना या भुगतान प्राप्त होना, दोनों घटनाओं में से कोई भी एक घटना कर दर में परिवर्तन होने से पहले हो गई हो, यदि बीजक जारी करना या भुगतान प्राप्त होना, दोनों घटनाओं में से कोई भी एक घटना दर परिवर्तन होने से पहले, कर की दर में परिवर्तन होने से पहले हो गई हो, तो पुरानी दर लगेगी। तो पुरानी दर लगेगी। और दोनों घटनाएं यदि बाद में कर की दर में परिवर्तन होने के बाद ही बीजक जारी किया हो और या भुगतान भी बाद में प्राप्त हुआ हो, दोनों घटनाएं रेट में चेंज होने के बाद हुई हो, तो ऐसी परिस्थिति में नई दर लागू होगी। ठीक है। और आपूर्ति का समय क्या होगा, ये है, यदि बीजक कर की दर में परिवर्तन से पहले ही, यदि बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पहले ही जारी कर दिया हो, परंतु भुगतान कर की दर में परिवर्तन के बाद प्राप्त होता है, तो बीजक जारी करने की, जो जिस दिन बीजक जारी किया है वो आपूर्ति का समय होगी। और यदि ये वाली परिस्थिति देख लीजिए, और यदि बीजक परिवर्तन के बाद जारी किया हो, यदि बीजक भी और भुगतान भी कर की दर में परिवर्तन दोनों चीजें बाद में होती हैं, तो भुगतान प्राप्ति की तिथि या बीजक जारी करने की तिथि, दोनों में से जो भी पहले हो वो आपूर्ति का समय कहलाएगी। और यदि भुगतान कर की दर में परिवर्तन से पहले प्राप्त हो गया हो परंतु बीजक बाद में जारी किया हो, तो भुगतान प्राप्ति की तिथि। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल है ये पॉइंट। तो चलिए हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। बी परिस्थिति बाद में करेंगे, पहले हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, ये रहे। ये कह रहे जी, मैसर्स एबीसी लिमिटेड द्वारा आपूर्ति गई सेवा से संबंधित निम्नलिखित विवरण से प्रत्येक दशा में सेवा की आपूर्ति के समय का निर्धारण कीजिए और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत लागू होने वाली कर की दर का भी प्रत्येक दशा में निर्धारण कीजिए यदि इन सेवाओं पर कर की दर 1/7/2020 से 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई हो। जीएसटी की जो रेट है वो 1/7/2020 से 12 से बढ़ के कितनी होगी, 18%। तो कर की दर में परिवर्तन कब हुआ है, 1/7/2020 को। तो हमें ये देखना है, यदि दोनों घटनाएं, यदि जो माल और सेवाओं है दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन उनसे पहले की गई है या बाद में की गई है। तो चलिए चलते हैं हम। तो ये नंबर 1 पॉइंट है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस दी है 24/6/2020 को, और डेट ऑफ इनवॉइस रेस्ट, बिल जारी किया है 4/7 को, और डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट 7/7/2020 को। तो यहाँ पे पहली परिस्थिति में ये जो है सर्विस दी है 24 को। तो देखिए, माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पहले हो गई है। कर की दर में परिवर्तन हुआ है 1/7/2000, कर की दर में परिवर्तन हुआ है 1/7/2020 को, और सर्विस दे दी 24/6/2020 को, यानी कि पहले दे दी। तो जब ये दोनों में से कोई भी, अब अपने ये देखना है कि बीजक बीजक कब जारी हुआ है और पेमेंट कब हुआ है। तो दोनों चीजें, बीजक जारी हुआ है 4/7 को और पेमेंट हुई है 7/7 को, यानी कि दोनों घटनाएं
कर की दर में परिवर्तन के बाद हुई हैं। अगर दोनों में से एक भी घटना पहले हो जाती, इन दोनों में से बीजक जारी करना या पेमेंट, दोनों में से एक भी घटना एक साथ से पहले हो जाती तो पुरानी दर लागू होती, और दोनों घटनाएं बाद में हो रही हैं तो नई दर लागू होगी, यानी कि रेट लागू होगी 18%। रेट लागू होगी 18%। रेट लागू होगी 18%। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई, ये दोनों घटनाएं बाद में घटित हो रही हैं, बीजक जारी करना और भुगतान, तो इन दोनों में से जो पहले होगी, इन दोनों में से जो तारीख पहले होगी वो मानी जाएगी आपूर्ति का समय। चलिए सेकंड परिस्थिति में, सेकंड परिस्थिति में सेकंड परिस्थिति में सर्विस दी है 24/6 को, यानी कि जो सेवा की आपूर्ति है वो कर की दर में परिवर्तन से पहले हो गई। तो अब हमें यह देखना है कि पेमेंट कब हुई है और बीजक कब जारी किया है। यदि दोनों में से एक भी घटना पहले हो गई इन दोनों में से तो पुरानी दर लगेगी, और अगर दोनों घटनाएं बाद में हुई हैं तो नई दर एप्लीकेबल होगी। तो सर्विस दी है, बीजक जारी हुआ 26/6 को और डेट ऑफ पेमेंट है 7/7 की, तो इसका मतलब ये है कि पुरानी दर ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि बीजक भी पहले जारी हो गया है। और आपूर्ति का समय क्या कहलाएगा? जिस दिन बीजक जारी हुआ वही टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। इसी तरह से तीसरे केस में भी सर्विस दी है 24/6 को, यानी कि कर की दर में परिवर्तन होने से पहले सेवा की आपूर्ति हो गई। तो अब हमें ये देखना है इन दोनों घटनाओं में से यदि कोई भी पेमेंट, बिल जारी करना या पेमेंट, अगर इन दोनों में से कोई भी एक घटना पहले घटित हो जाती है तो नई दर लागू, पुरानी दर लागू होगी, अन्यथा नई दर। तो ये दोनों घटनाएं पहले घटित होगी तो यहाँ भी पुरानी ही दर एप्लीकेबल होगी। और आपूर्ति का समय क्या कहलाएगा? इन दोनों में से जो पहले आएगी, तो 29 से पहले आ रही है तो आपूर्ति का समय भी ये 29 से ही कहलाएगा। इसी तरह से चौथी, पांचवी और छठी परिस्थिति में देख लेते हैं। छठी परिस्थिति में देख लेते हैं। छठी परिस्थिति में क्या कहता है? ये तीन तो पहले वाली परिस्थितियां हैं, बाकी चौथी, पांचवी और छठी परिस्थिति में सेवा की आपूर्ति जो की गई है वो कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की गई है। कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या नियम लागू होता है? तो अब हम वो देख लेते हैं नियम, यानी कि ये बी पॉइंट आ गया इसका, ये वाला। यदि माल या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की गई है, तो जब आपूर्ति बाद में की गई हो, कर की दर में परिवर्तन पहले हो जाता है, तो क्या होता है? बीजक जारी करना या भुगतान प्राप्त होना, दोनों में से एक भी घटना परिवर्तन के बाद घटित होती है तो नई, और दोनों घटनाएं पहले घटित होने पर पुरानी दर लागू होगी। उल्टा हो गया उसका। चलिए अपने कर लेते हैं, अभी समझ लेते हैं। दोनों घटनाएं यदि पहले घटित होती हैं तो पुरानी, दोनों में से एक भी घटना बाद में घटित होती है तो नई दर लागू होगी। चलिए अभी हम कर लेते हैं इससे संबंधित सवाल। तो ये देखिए, सर्विस दी 3/7 को, तो बीजक कब जारी हुआ? 27/6 को। पेमेंट हुई है 7/7 को। तो दोनों में से एक घटना पहले घटित होगी, सर्विस 3 को और ये बिल 27 को। तो अब क्या करेंगे हम? दोनों में से एक भी घटना पहले घटित हो गई तो नई दर लागू होगी, उल्टा करना उसका। और इन दोनों में से पेमेंट जो तारीख ये बाद में आएगी, इन दोनों में से आपूर्ति का क्या माना जाएगा? ये पढ़ लेते हैं अपने नियम में क्या है। तो देखिए, यदि भुगतान कर की दर में परिवर्तन के बाद किया जाता है परंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी होता है तो भुगतान की तिथि, यही नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे भुगतान बाद में हुआ है, बीजक पहले जारी होगा, भुगतान बाद में हुआ है, तो जो पेमेंट की तारीख है वही आपूर्ति का समय कहलाएगी। इसी तरह से पांचवें और छठे में करना आपको थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन यदि हम समझ के करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। चलिए छठा सवाल आपको, ये 26वां सवाल आपको अपने आप करना है। एक ही एग्जाम्पल है, एक ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया और ये चैप्टर पूरा हो गया आपूर्ति का समय वाला। अब हम इसके बाद आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है इससे संबंधित सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।